हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होगा सीडीपी का और टॉपिक होगा लर्निंग। ठीक है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कहती हूँ इसी एक टॉपिक से, इसी एक सेशन से आपके 3 से 4 मार्क्स जो हैं वो पक्का हो जाएंगे। ठीक है, 3 तो कंपलसरी है, आएंगे ही आएंगे। इस टॉपिक से 5 मार्क्स भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लर्निंग कितने टाइप्स की होती है? बिहेवियरल, कॉग्निटिव, कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटल। इसमें जो हम आज करेंगे वो है बिहेवियर लर्निंग। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग में आता है जीन पियाजे वाले कंसेप्ट, और दूसरा हम करेंगे आज सोशल लर्निंग। ठीक है, तो डिटेल में आपको आगे मिलेगी। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग में फर्स्ट बिहेवियरिस्ट कौन था? फर्स्ट बिहेवियरिस्ट वाटसन, जॉन बी वाटसन। लर्निंग इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था कि जो लर्निंग है उससे क्या चेंज होता है। देखो, टीचिंग में भी ये होता है कि हम मतलब एक बेस से जब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस से, तो हम बिहेवियर चेंज के लिए करते हैं पूरी स्टडी। जो हमारी मतलब लर्निंग क्या होती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है लर्निंग से, पढ़ने से, स्टडी से। ठीक है, तो आगे देखो, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक। इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ई से एडवर्ड, ई से एजुकेशनल, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके लर्न कर सकते हो। और इनकी थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। इसी को बोलते हैं लाज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो ये दोनों हम कवर करेंगे। देखो, इन्होंने दिया था क्या? मैंने बोला ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर में क्या था कि एक इन्होंने लिया कैट और एक था पजल बॉक्स था। ये जो बॉक्स था ये क्या था? पजल बॉक्स, जिसमें कैट के आगे मतलब एक स्ट्रिंग लगा दी गई। स्ट्रिंग यहाँ से आप ऐसे रस्सी भी समझ सकते हो। ठीक है, और बाहर रख दी गया खाना या फिश। ठीक है, तो उसको मतलब जब भी वो स्ट्रिंग को हिलाएगी तो उसका दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ेगी तो उसका दरवाज़ा खुलेगा। ऐसे ऐसे उसको पता लगा, ठीक है, कि दरवाज़ा खुलते ही फिर क्या दिखेगा? खाना। तो इससे वो क्या समझी कि भाई स्ट्रिंग जब वो खींचेगी तब दरवाज़ा खुलेगा और फिर वो पहुंच सकती है। लेकिन बार बार उसको ऐसा क्या हुआ कि ट्रायल एंड एरर क्या है इसमें? देखो क्या कंसेप्ट है कि पहले उसको नहीं पता था कि स्ट्रिंग का क्या यूज़ है। पहले वो खाने को ही देख रही थी कि वो कैसे पहुंचे। तो दीवार में टक्कर मारेगी एक आध बार, मतलब जैसे केज है, ठीक है, पजल बॉक्स है, तो उसमें टक्कर मारेगी कि हाँ इधर से निकल जाऊँ, उसमें से दिखाई दे रहा है उसको खाना। ठीक है, बट एंड में क्या करती है कि ट्रायल करती रहती है, लेकिन सीखती रहती है कि स्ट्रिंग के खींचने से ही दरवाज़ा खुलेगा। तो इसमें क्या है? मोटिवेशन क्या है? कैट जो है वो हंग्री है, उसको भूख लगी है, और गोल क्या है? खाने तक पहुंचना। ऑब्स्टेकल क्या है? दरवाज़ा। ठीक है, और रैंडम मूवमेंट क्या है? वो ट्राई करती रहती है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेगी खाने को अचीव करने के लिए। फिर एक्सीडेंटल मतलब कि उसको नहीं पता कि ट्राई करते करते उससे एक बार हो जाता है कि क्या होता है, जो सही लीवर वो पुल कर देते हैं, यानी कि स्ट्रिंग को खींच देती है, और फिर क्या होता है? दरवाज़ा खुल जाता है। फिर उसको वो रिपीट करती है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि हाँ स्ट्रिंग खींचने से ही दरवाज़ा खुलता है और मैं खाना खा सकती हूँ। इसी थ्योरी को बोलते हैं कनेक्शनिज्म, या फिर एसआर बॉन्ड। एसआर में होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने क्या दिया? लॉज ऑफ लर्निंग। इसमें 2 टाइप के लॉज होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में देखो 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या होता है कि बच्चा जो है उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने में। ठीक है, तभी वो सीख पाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है? प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि वो अगर प्रैक्टिस करेगा सीखी हुई नॉलेज की, अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो वो आगे कंसिस्टेंट रहेगी, उसके माइंड में रहेगी। अदरवाइज अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता तो वो क्या हो जाएगी? उसके माइंड से डिस्प्लेस हो जाएगी, या उसके लिए यूज़ एंड डिसयूज़। इसी जो लॉ है इसको बोला जाता है यूज़ एंड डिसयूज़, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है? रिस्पॉन्स फॉलोड बाय मोटिवेशन आर लाइकली टू बी रिपीटेड। मतलब कि देखो, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या है कि हमने कोई काम किया,
अच्छा काम किया, जैसे बच्चे ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी राइटिंग में किया, तो बच्चे ने उसको क्या तो सो जो टीचर है उसने क्या किया, उसको एक्सीलेंट दे दिया उसकी नोटबुक में, मतलब उसको रिवार्ड मिला, उसको अच्छा लगा, तो फिर वो क्या करेगा, रिपीट करेगा उसको, ठीक है, ऐसे ही अपना काम करेगा टाइम पे, बहुत अच्छे से सफाई से करेगा। बट अगर उस टाइम पे टीचर जो है उसको रिवार्ड नहीं देती है, दूसरा एग्जांपल देख लो कि एक बच्चा है उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट का भी दो तरीके का इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे आप यही लगाओ कि एक बच्चा है उसने काम किया जैसे बस, बट टीचर ने उसको रिवार्ड नहीं दिया, तो आगे उसको फिर वो मोटिवेट नहीं हो पाता कि मैं अच्छे से करूँ दोबारा, ठीक है, तो इसमें ये है। नेक्स्ट सेकेंडरी में आता है, फर्स्ट आती है हमारी प्राइमरी, मतलब अच्छे से स्टार्ट करो। रिसेंसी, जो रिसेंट लर्निंग है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है रिसेंसी। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उससे लर्निंग कैसे अफेक्ट होती है कि कैसे, अगर लर्निंग करने की या सीखने की इच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी। अगर इंटेंसिटी कम है तो लर्निंग कैसी होगी, पुअर लर्निंग होगी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स जैसे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में किया था कि कैट ने बार बार स्ट्रिंग को खींचा या लीवर को खींचा, जिससे वो एक सही दिशा में पहुंच पाई कि हाँ स्ट्रिंग को खींचने से ही क्या होता है, दरवाज़ा खुलता है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। सेट और एटीट्यूड में क्या होता है कि बच्चे का माइंड सेट जो है वो क्लियर होना चाहिए लर्निंग को लेके। नेक्स्ट आता है पार्शियल लर्निंग। पार्शियल लर्निंग होती है कि पार्ट्स में डिवाइड करके लर्निंग, मतलब टुकड़ों में, या एनालिटिकल लर्निंग भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी और एसिमिलेशन। इसमें क्या है, एनालॉजी में होता है हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, मतलब किसी को जैसे कि डिवाइड करके, इन द सेंस आप बोल सकते हो, जैसे कि एनालॉजी में क्या होता है, एक मीट्रिकल फॉर्म होती है, जैसे कि हम देखते हैं जो ये इसका ऑयल का जो मीटर होता है, फ्यूल का जो मीटर होता है, बाइक होगी, गाड़ी होगी, तो ये मतलब सुइयों की फॉर्म में होता है। एनालॉजी में क्या होता है कि सुई दिखेंगी हमें उसमें, मतलब मीट्रिकल फॉर्म में। और एसिमिलेशन होता है कि अपने आप में जो पूर्वज नॉलेज थी उसमें ऐड करना, ठीक है। अप्लाई ओल्ड रिस्पॉन्स टू न्यू, नई कंडीशन में जो आपका पुराना सीखा हुआ ज्ञान है उसको अप्लाई करना और कुछ नया सीखना। नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग में क्या होता है, रिस्पॉन्स कैन बी शिफ्ट वन स्टिमुलस टू अनदर। देखो मतलब कि एक चीज़ लर्न कर ली बच्चे ने, लेकिन दूसरी अगर किसी और सिचुएशन में उसको यूज़ करेगा तो जो लर्निंग है वो शिफ्ट हो जाएगी इन द सेंस कि मतलब जैसे एक सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में एक जो लर्निंग थी उसने अप्लाई की, कोई भी एग्जांपल है, ठीक है, ऐसे कि उसने अप्लाई की, उसमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लेकिन दूसरी सिचुएशन में उसने ऐसी सेम लर्निंग जो थी वो अप्लाई की, एप्लीकेशन की उसकी, लेकिन उसमें उसको नेगेटिव रिजल्ट मिले, तो ये क्या हो जाता है कि शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके यूज़ क्या हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक ही है ना, हाँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये याद रखना। इसके यूज़ क्या है, ग्रेजुअल लर्निंग यानी कि धीरे धीरे लर्निंग होती है, जैसे कि कैट ने की। प्रैक्टिस और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि थोड़ा सा रीइंफोर्स करना, क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चे को धक्का लगा दो कि हाँ तुम सीखो, पॉजिटिव चीज़ें देके, जैसे कि चॉकलेट दे देते हैं, वो वैसे गलत ही होता है, वो नहीं देना होता। नेक्स्ट होता है रेडीनेस यानी कि बच्चे तैयार होंगे, विलिंग होंगे कुछ सीखने के लिए। नेक्स्ट आती थ्योरी है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पाव्लोव। इसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सब जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये कहाँ के हैं, रशियन हैं, अमेरिकन हैं, कैनेडियन हैं। इन जो साइकोलॉजिस्ट है इनकी ये याद कर लेना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जो था आपका एग्ज़ाम उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था कि भाई ऐसा पूछा गया था कि 3-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देते हैं, उनमें से भी अमेरिकन कौन से हैं, ठीक है, तो इस टाइप का, ये सारे भी रशियन हैं या इस टाइप से। तो इवान पाव्लोव ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे, ये याद रखना। इनको मिला था नोबेल प्राइज़। इनकी क्या थी, देखो डॉग की ली गई क्लास, ठीक है, कि उसकी कंडीशनिंग की जाए। कंडीशनिंग देखो क्या होता है कि डॉग को सिखाना इजी होता है, उसमें थोड़ी सी ईमानदारी कह लो आप, ठीक है, या स्वामित्व के गुण जो होते हैं, अपने स्वामी के प्रति जो रिस्पेक्ट नहीं बोल सकते, मतलब वफादारी, ठीक है, कि वफादारी होती है, तो उसको कंडीशन करना ही आप बोल सकते हो, ठीक है, कि कंडीशनिंग करना उसकी।
तो इसी को बोलते हैं टाइप एस थ्योरी, जो कि B.F. स्किनर ने दी थी। टाइप आर थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग, देखो नहीं ये दोनों इनसे अलग है, मैं बताती हूँ क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये है इवान पेवलोव, लेकिन इसको नाम दूसरे दे देते हैं, जैसे कि टाइप एस थ्योरी, टाइप आर थ्योरी, वैसे ये आएगा नहीं आपके एग्जाम में। तो ये वाले इनमें ये डिफरेंस है कि टाइप एस थ्योरी जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, मतलब ओनली स्टिमुलस वाली थ्योरी वो दी थी B.F. स्किनर ने। और टाइप आर यानी कि रिस्पॉन्स के ऊपर ये आती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग वाली, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये डिफरेंट है, सॉरी फॉर दैट। ये आप यहाँ से कट ही कर दो, यहाँ से नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था इन्होंने, डॉग के ऊपर। डॉग के ऊपर कैसे कि एक बेल बजेगी, ठीक है, ऐसे ही सुन लो, एक बेल बजेगी, एक डॉग है भूखा बैठा है, बेल बजेगी, ठीक है। तो उसको क्या हुआ कि उसने देखा इधर उधर कि क्या हुआ, पहले ऐसे ही बजी, फिर दोबारा एक बार बेल बजाई गई, ऐसे मतलब कई दिनों तक ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि बेल बजाई, क्या हुआ, बेल बजते ही खाना आ गया। डॉग को लगा अरे वाह बेल बजते ही खाना आ गया, तो उसने क्या सीखा कि बेल बजेगी जब भी तो उसको खाना मिलेगा। तो जब भी बेल बजती उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता, ठीक है, उसके मुंह से सलाइवा जो था वो आना शुरू हो जाता कि बेल बजी तो खाना आएगा। फिर एक दिन क्या किया कि बीच में से बेल बजी बट खाना नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ये कि बेल बजी खाना नहीं दिया, तो इससे क्या हो गया, वो हो गया, डिडक्शन हो गया, जो उसने सीखा था उसका डिडक्शन हो गया। लेकिन फिर से क्या किया कि बेल बजी खाना आ गया। एक एक्सपेरिमेंट ये इस तरीके से भी दिखाया जाता है, दूसरा इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि बेल बजी खाना आ गया, लेकिन एक और दूसरी बेल बजाई तो उससे खाना नहीं आया, मतलब दोनों में वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि किस बेल के बजने पे खाना आएगा, ठीक है। तो ये है मेनली। देखो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड जैसे कि बेल बजने के बिना उसको पहले ही खाना दिखा दिया, ठीक है, मतलब उसको भूख लगी थी, खाना उसको दिख गया, तो ये क्या था, मतलब खाना देना बिना बेल बजाए, पहले खाना देना बिना बेल बजाए, तो क्या हो गया, ये अनकंडीशनल है अभी। बट क्या होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, खाना देखते उसके मुंह में पानी आ गया। फिर होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल यानी कि बेल बजा दी, खाना दे दिया, बेल बजते ही खाना मिल गया, तो क्या हो गया, ये उसने सीख लिया। फिर होगी उसकी कंडीशनिंग शुरू, कंडीशनिंग कैसे, फिर होगा कंडीशनड स्टिमुलस, इसमें क्या होगा, बेल बजेगी खाना मिलेगा, ठीक है। फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या आएगा, बेल बजते ही उसके मुंह से पानी आना शुरू, ठीक है। तो ये सीखा उसने कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एक्विजिशन में क्या है, जो ऊपर ये NS ये और ये है ना, ये शॉर्ट में दिए गए हैं, ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, बेल, और कंडीशनड स्टिमुलस क्या है, हमारा फूड। तो पहले क्या होता है, एक्विजिशन मतलब सीखना, ठीक है। फिर होता है एक्सटिंक्शन कैसे कि बेल बजी लेकिन खाना ना दो। नेक्स्ट होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब बेल बजते ही खाना फिर से दे दो, और क्या, या फिर जो उसका सलाइवा है वो आना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जनरलाइजेशन में क्या होता है कि सारी बेल जब बजेंगी, मतलब कोई भी बेल बजेगी हो तो उसको खाना समझ लेना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि फिर वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि हाँ किस बेल से उसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी, एजुकेशन में कैसे हो सकता है ये, टीचर प्रेज कर दे, ठीक है, एडवर्टाइज करने के लिए इमेज वगैरह शो कर दे, फोबिया ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, एनिमल को ट्रेन किया जाता है इसके थ्रू। नेक्स्ट आती है B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या था, स्किनर ने यूज़ किया था एक रैट और स्किनर बॉक्स, ठीक है। इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, लर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें इन्होंने क्या बोला कि लर्निंग जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर उसे क्या रिवार्ड या पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो बच्चा और भी आगे सीखता रहेगा, बट अगर नेगेटिव रिजल्ट आए तो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट बाय थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट देखो रैट एंड स्किनर बॉक्स के ऊपर किया। उसमें क्या था, एक इंडिकेटर लगाया गया जिसमें क्या थी, एक में रेड लाइट एक पे ग्रीन लाइट, और क्या था, फूड डिस्पेंसर। जब भी रेड लाइट के ऊपर प्रेस होगा तो क्या होगा, करंट लगेगा, और अगर ग्रीन लाइट के ऊपर प्रेस होगा तो क्या होगा, खाना मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक ग्रिल से इसको अटैच किया गया था।
तो आगे अब इसमें रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझो, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। रीइंफोर्समेंट होती है दो तरह की, यहीं से आपका रीइंफोर्समेंट जो अलग से करने का कंसेप्ट होता है ना कि रीइंफोर्समेंट भी एक टॉपिक है, तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा वो, ठीक है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दो तरीके की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि रिवार्ड देना, जैसे कि बच्चे ने अच्छा काम किया उसको एक्सीलेंट दे दिया या कोई कैंडी दे दी, चॉकलेट दे दी। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि रिमूविंग अनप्लीजेंट, यानी कि बच्चे को अच्छा सिखाने के लिए, कि कोई बच्चा विलिंग है उसको और ज़्यादा अच्छे से सिखाने के लिए कोई नेगेटिव चीज़ को ख़त्म कर देना वहाँ से। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो म्यूज़िक सिस्टम बज रहा है साइड में, तो वो बंद करवा देना, ठीक है। लाउड नॉइज़ जैसे अभी कर रखा है ये बैन की भी ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए ये और वो, तो इस टाइप के कंसेप्ट। फिर आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट पॉजिटिव में कैसे होती है, एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट टू रिड्यूस एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर बीइंग लेट। जैसे कि मतलब क्या हुआ, ये अनप्लीजेंट चीज़ ऐड की बच्चे के लिए होमवर्क, वो भी डबल, ठीक है। लेकिन क्या ये पनिशमेंट क्या थी, पॉजिटिव थी, बच्चे के फ़ायदे के लिए थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी, उससे बच्चा दूर जाएगा। टेक अवे समथिंग गुड, जो अच्छी चीज़ है उससे उसको दूर रख लेना। टेकिंग अवे अ टॉय फॉर बैड बिहेवियर, जैसे कि बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं तो टॉयज़ उससे दूर कर देना, ये पनिशमेंट ये होगी नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या होगी, कुछ अनप्लीजेंट है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देना उसको अगर कोई बच्चा लेट आता है तो, ठीक है। तो और इसके प्रिंसिपल्स क्या थे, शेपिंग। शेपिंग में क्या है, ग्रेजुअल गाइडेंस होती है, रिवार्ड देते हैं छोटे छोटे अटैम्प्ट्स पे, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होती है कि रेनफोर्समेंट को फिर बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होगी, लर्निंग है जो वो डिसअपियर हो जाएगी। जर्नलाइजेशन, एप्लीकेशन इन अनदर सिचुएशन, मतलब कि जर्नल बना दिया, सभी सिचुएशंस में उसको लगाना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लर्निंग टू रिस्पॉन्स ओनली टू स्पेसिफिक पॉइंट। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि बच्चे को पता चले या टीचर को ये हो कि हाँ किस कंडीशन में बच्चे को रिवार्ड देना है, किस कंडीशन में कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा रिवार्ड देना है या पनिशमेंट देनी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो गया ये। शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, ये होते हैं रूल्स कि कितने टाइम बाद देना है, कितने अंतराल पे, कितने समय बाद, कब कब देना है क्या, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, या रिवार्ड। अब आता है रीइंफोर्समेंट कितने टाइप्स की कैसे देनी होती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट होती है दो टाइप की। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में बोलते हैं भाई पुनर्बलन, ठीक है। पहला है पार्शियल, सेकंड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो हो जाता है सिंपली लगातार देते रहो, डेली दो, हर तीसरे दिन दो, मतलब देते रहो, ठीक है। जब भी अच्छा हो देते रहो बच्चे को, चाहे वो करे ना करे जो भी है, थोड़ा बहुत किया तो भी दे दिया उसको, ऐसे। बट पार्शियल में क्या होता है, टुकड़ों में, ठीक है। जैसे कि पहला है रेशियो और दूसरा है इंटरवल। रेशियो और इंटरवल में, रेशियो में क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट के ऊपर, और इंटरवल में होता है टाइम के बेस पे। पहले टाइम वाला देख लो। टाइम में क्या होता है, फिक्स्ड। टाइम और रेशियो दोनों में क्या है, इनमें फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या आएगा, जैसे कि फिक्स कर लिया कि हर हफ्ते रिवार्ड देना है या रेनफोर्समेंट देनी है, ठीक है, हर हफ्ते, ऐसे ही, या हर हफ्ते, हर 5वें दिन, हर 4th डे, हर 3rd डे, मतलब अपने अकॉर्डिंग। वेरिएबल होता है कि जैसे कि ईमेल्स का इसने एग्जांपल दिया है कि हमें कब चेक करने हैं, एग्जांपल क्या है ये कि कब चेक करने हैं, जैसे कि नए नए ईमेल्स चेक करने हैं। या फिर आपको मतलब वेरिएबल क्या होगा कि देखो, एक ईमेल वाला एग्जांपल दोनों कंडीशन में बताती हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि जब भी नए मेल आए वो सारे चेक कर लिए नए नए, ये तो हो गया वेरिएबल, मतलब जैसे ही काम आया वो कर दिया। फिक्स्ड में होता है कि हर संडे को मैं सारे मेल्स चेक करूंगी और उनमें से जो मेरे काम के होंगे वो रख लूंगी, उनका रिप्लाई करूंगी जैसे भी है, ठीक है। तो फिक्स कर दिया एवरी संडे को। अब होता है रेशियो में क्या होता है, रेशियो में होता है फिक्स्ड रेशियो एंड वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर दिया जाता है रीइंफोर्समेंट, जैसे कि हर 5वें या हर चौथे उस पर, हर चौथे रिस्पॉन्स पे, हर 3rd पे, या इस तरीके से, ठीक है। वेरिएबल में क्या होता है कि कहीं पे किसी भी दिन दे दिया रिवार्ड, जैसे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन दे दिया, फिर बीच में से कट हो गया, फिर 9th डे दे दिया, मतलब इस तरीके से, कोई फिक्स नहीं होता इस तरीके, ठीक है। तो नेक्स्ट दो देखो इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं एजुकेशन में। रिवार्डिंग जो होती है वो गुड होती है, और पेरेंटिंग, टीच चिल्ड्रन, डिसिप्लिन सिखाती है बच्चों को, एनिमल्स की ट्रेनिंग की जा सकती है।
इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं, ये याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट को या ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल, यानी कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, इंस्ट्रक्शनल कंडीशनिंग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल थ्योरी। एक ये वाला पॉइंट आता है गेस्टोल्टिज्म। गेस्टोल्टिज्म में क्या है कि जो लर्निंग है वो पार्ट्स में डिवाइड ना होके उसको क्या कैसे किया जाना चाहिए, मतलब जैसे वो पूरी दिखाई देती है ना ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, गेस्टोल्टिज्म का कंसेप्ट। यहाँ से आपका 1 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन। इसके जो 3 फाउंडर थे, ये इनके नाम आपको याद रखने हैं, प्लस गेस्टोल्टिज्म में है क्या था, ठीक है। ये गेस्टोल्टिज्म दोबारा से बता देती हूँ कि लर्निंग जो है वो मतलब किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड ना किया जाए, उसको एज अ होल देखा जाए। जैसे कोई इमेज है, फॉर एग्जांपल के लिए इमेज है, अगर उसको टुकड़ों में देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी, लेकिन एज अ होल देखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यही है इसमें। तो इसके फाउंडर्स कौन थे, मैक्स वर्दिमर, कर्ट एंड कोहलर, कर्ट कोफका एंड कोहलर। एक आता है आपका फी फिनोमिना। फी फिनोमिना इसमें क्या थी, 2 लाइट दिखाई जाती थी कि देखो एग्जाम्पल है ये एक तरीके से, फी फिनोमिना 2 लाइट एक साथ जलाई, वो भी पास पास, तो क्या होगी अगर हम उनको दूर से देखेंगे तो वो एक दिखाई देंगी हमें, बिल्कुल पास पास जलाई तो क्या होगा कि वो हमें एक दिखाई देंगी। ये था क्या था, यही है गेस्टोल्टिज्म। ये दिया था मैक्स वर्दिमर ने, ये नाम याद रखना, फी फिनोमिना, ठीक है। कोहलर, कोहलर की आती है इनसाइट थ्योरी, जो आगे आएगी उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। एक तो ये है कर्ट कोफका, ठीक है, और एक है कर्ट लेविन, ठीक है। कर्ट लेविन उसने दी थी फील्ड थ्योरी, ये याद रखना फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये एक नंबर में छोटे मोटे कंसेप्ट आपको कई बार एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ परसेप्शन कैसे बनाते हैं हम, इसमें गेस्टोल्टिज्म में क्या रोल है इसका, तो वो देखो। फर्स्ट होता है सिमिलैरिटी, सिमिलर आर ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब कि जैसे ये लाइट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2 लाइट्स को एक साथ करेंगे तो वो एक दिखाई देगी, मतलब ग्रुप में, ठीक है। सिमिलर जो चीज़ें हैं उनको एक ग्रुप में रखो। प्रोक्सिमिटी, प्रोक्सिमिटी जैसे कि वो एक दिखाई देते हैं, सिमिलर में आ गया क्वालिटी वाइज, ठीक है, और प्रोक्सिमिटी में कि वो लगभग उनके गुण मिलते हैं तो उनको एक ग्रुप में कर दो, वो एक जैसी दिखाई देंगी। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर होता है बिल्कुल मतलब पास से देखना। फिल मिसिंग टू सी अ कंप्लीट इमेज, मतलब कि जैसे एक पजल बॉक्स दिया होता है, आपने वो देखा, कई बार गेम्स आती थी कि एक इमेज को पजल में डिवाइड कर दिया जाता था और फिर उसको अरेंज करना होता था कि कंप्लीट इमेज दिखाई दे, ये उसी तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि लाइंस और पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यू मतलब एक इमेज फॉर्म करने के लिए, ये मोस्टली जो है ये इमेज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ये जो आपका गेस्टोल्टिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड में क्या है, क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड प्लेन है तभी हम उस पजल को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड प्लेन है या कोई एक आध पार्ट की ये कहाँ पे आएगा, किस एनिमल का, जैसे कि एक लोयन की पिक्चर है, ठीक है, उसको पजल में लगाया गया तो उसका बैकग्राउंड ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो वो कहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहेगा, नीचे लोयन की पिक्चर है, ठीक है, वो घास में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसकी हाँ टांग कहाँ पे आती है, हाथ कहाँ पे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बना के देखना। नेक्स्ट आता है इनसाइट थ्योरी बाय वुल्फगैंग कोहलर, ये इंपॉर्टेंट है। इनसाइट थ्योरीज को बोलते हैं और बोलते हैं दूसरा नाम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही सुन लो। इसमें क्या था कि चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ठीक है, सुल्तान नाम था चिंपैंजी का, और क्या दिया गया था उसको, बनाना और स्टिक या बॉक्सेस, 2 चीज़ें कि इसमें 2 तरीके के पजल थे, जैसे कि उसके पास रखे गए बॉक्सेस, ठीक है, पिंजरे में रखे गए बॉक्सेस और ऊपर टांग दिए गए बनाना, और वहाँ पे पड़ी थी स्टिक्स कुछ, ठीक है। तो उसने क्या किया, बॉक्सेस को अरेंज करना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट 2 तरीके से शो किए जाते हैं, आप कभी भी पढ़ोगे तो, ठीक है। तो पहले उसने बुक्स देखा कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, पहले उसने उठाई स्टिक कि भाई ऐसे मारूंगा तो शायद टूट जाए बनाना नीचे, मतलब पहुँचने के लिए ये तरीका अपनाया। फिर उसकी स्टिक से बात नहीं बनी तो उसने क्या किया कि एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और वो वहाँ पहुँचने में
कामयाब रहा और उसने बनाना तोड़ लिए। तो उसने ये क्या सीखा कि प्रॉब्लम को एकदम से, मतलब उसके देखो इसमें प्रैक्टिस वाला कुछ नहीं था, माइंड में एकदम से आया कि हाँ बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूँ तो पहुँच सकता हूँ हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या था, इनसाइट। इनसाइट में होती है कि एकदम से माइंड ने काम किया और जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। तो इसमें हम ये सीखते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, सडननेस, अचानक से ही आता है माइंड में। परसेप्शन ऑफ द होल, होल मतलब पूरी चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखता। रीऑर्गेनाइजेशन, बॉक्सेस इधर उधर पड़े थे उनको ऑर्गेनाइज किया। इंटेलिजेंस ओवर कंडीशनिंग, इंटेलिजेंस यहाँ पे काम करती है बजाय कि कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस, ठीक है। और क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे हुआ, इनसाइट से उसने क्या सीखा, एकदम से उसके माइंड में आइडिया आ गया कि मैं बॉक्स को अरेंज करूं, लेकिन उससे क्या हो गया, वो सीख गया कि हाँ ऐसे बनाना तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स क्या क्या थे इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पहला है नीड और मोटिवेशन। देखो ये तो सब में ही होता है ज़रूरी। क्या होता है कि खाना दिखाई देते हैं तभी उसको भूख लग, मतलब भूख लगी होती है, खाना दिखा देते हैं, क्या उसका बन जाता है वो गोल या फिर मोटिवेशन। फिर वो उसके लिए प्रिपेयर करेगा। प्रिपरेशन कैसे, प्रॉब्लम को समझेगा कि क्यों मैं खाने तक नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। फिर होता है इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मीनिंग आप यहाँ पे क्लियर कर लो, मेंटल रीऑर्गेनाइजेशन। इनक्यूबेशन ऐसे ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आ जाता है कई बार, ठीक है, तो ये करना। इनक्यूबेशन में क्या होता है कि दिमाग में हम अपने अरेंज कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हाँ बॉक्सेस को लगा के शायद बात बन सकती है, जैसा कि चिंपैंजी कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे फिर आता है इनसाइट। इनसाइट में क्या होगा, अचानक से सॉल्यूशन मिल गया कि हाँ बॉक्सेस वाला आइडिया काम करेगा, ठीक है। पहले सोचता है दूर खड़ा होके कि हाँ ऐसा करेगा या नहीं करेगा, ये भी माइंड में आया ना। पहले तो स्टिक्स ही यूज़ कर रहा था, पहले स्टिक्स यूज़ कर रहा था, लेकिन एकदम से माइंड में क्या आया, इनसाइट। इनसाइट उसी को बोलते हैं, एकदम से माइंड में आया कि हाँ बॉक्सेस को अरेंज करके देखता हूँ, ठीक है। और एकदम से माइंड में आया, उसी को बोलते हैं आहा, पॉइंट मिल गया, आहा मोमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन। इसमें एक चीज़ ये है, ये वाला पॉइंट, कि ये जो थी थ्योरी कौन सी, ट्रायल एंड एरर के अपोजिट है। ये इनसाइट थ्योरी जो है वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है उसके अपोजिट है, ठीक है। अब देखो सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में एक ही है, एल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने बोबोडॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सोशल लर्निंग में क्या था कि आपने देखा होगा कि एक फादर है, ठीक है। कई बार ये सोशल मीडिया पे भी आ जाती है इस तरीके की चीज़ें, वैसे सिखाने के लिए, कि एक बच्ची खाना नहीं खा रही थी तो उसके मदर ने एक डोल, मतलब डोल उठाई, उसको पीट दिया कि खाना नहीं खाओगी, खाना नहीं खाओगी। तो बच्चे ने भी उस डर से खा लिया कि नहीं तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी। तो यही है बोबोडोल। बोबोडोल मतलब डोल को पीट दिया था, ठीक है, और उसका नाम क्या था, बोबो। तो ये है इसमें, मतलब सोशल लर्निंग दूसरे को देख के सीखा। प्रोसेस क्या रहती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है ऑब्जर्व करना, मतलब उसने देखा कि इसकी पिटाई होगी, फिर आया माइंड में कॉग्निटिव प्रोसेस स्टार्ट होगी कि हाँ मेरे को करना चाहिए। फिर आया मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या, उसने कॉपी कर लिया कि बोबोडोल ने पिटाई के बाद खाना खा लिया, तो उसने क्या किया कि मैं कॉपी कर लेती हूँ, मैं पहले ही खा लेती हूँ। फिर इमिटेशन क्या हो गया, उसने उसको कॉपी कर लिया। इमिटेशन मतलब कॉपी कर लिया। मॉडलिंग तो दूसरे को देखना, ठीक है। तो देखो आगे 4 मेजर प्रोसेस क्या हुई इसमें, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि AARM पहले अटेंशन कि उसने अटेंशन किया, अब फोकस किया किसके ऊपर, बोबोडोल के ऊपर। रिटेंशन क्या, उसने क्या सीखा था, बोबोडोल से क्या सीखा था बच्चे ने कि अगर खाना नहीं खाऊंगी तो पिटाई हो जाएगी। रिटेंशन मतलब दोबारा से वो बिहेवियर उसको याद रहा अब कि भाई हाँ अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी नेक्स्ट टाइम भी तो मेरी भी पिटाई हो जाएगी। रिप्रोडक्शन यानी कि उसने प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट सिचुएशन में जब भी वो खाना खाएगी तो उसको ध्यान आ जाएगा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मम्मी फिर से पिटाई कर देंगे। तो मोटिवेशन क्या होगी, इमिटेशन, कि उसको अगर खाना खाएगी तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर और अगर वो खाना खाएगी तो उसको रिवार्ड मिल जाएगा। तो ये था इसमें आता है कि रेनफोर्समेंट है वो 2 टाइप की होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। कैसे, सेल्फ एंड विकारस। सेल्फ होती है एक तो खुद से, कि भाई जैसे नेम फेम कमाने का किसी को देख के नहीं होता, खुद से होता है इंसान को कि हाँ मेरे को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है,
ठीक है, इस तरीके से कि भाई हाँ मेरे को कुछ अचीव करना है लाइफ में। विकारस होती है कि दूसरों को कॉपी करके, किसी को रोल मॉडल बना के, कॉपिंग द मॉडल टू गेट रिवार्ड, ठीक है, किसी मॉडल को कॉपी करना ताकि उसको भी रिवार्ड मिल सके, मतलब रिवार्ड ओरिएंटेड आप बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट एक टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये ज़्यादा पुराना नहीं है बट इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है कुछ 1-2 सालों से, ठीक है, तो ये करके जाना है आपको। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है 3 टाइप्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। ज़ीरो तो यहीं पे कट हो जाता है कि नो यूज़, ना तो ट्रांसफ़र में मतलब नॉलेज में आगे हेल्प की और ना ही कुछ डिडक्ट हुआ, ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ से हो जाता है कट। फिर बचे नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव में क्या था, नेगेटिव में क्या है कि नई नॉलेज में जो आपकी पुरानी नॉलेज है वो बाधा बन रही है, ठीक है, मतलब वो हिंड्रेंस पैदा कर रही है आपकी नई नॉलेज में, तो ये दोनों यहाँ हो गए नेगेटिव, तो ये यहाँ से हो गई कट। अब बचा पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या कि नई नॉलेज में जो आपकी पुरानी नॉलेज है वो हेल्प कर रही है। जैसे कि टीचर आपको एक दिन पहले बोल देता है, सपोज करो आपने 6th क्लास में जो पढ़ा था वो आपको 7th में हेल्प करेगा। सोशल साइंस की बात करें या कुछ अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर हो गया, मोस्टली सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है ऐसे, ठीक है। कई बार आजकल तो जो ये हमारे NCERT की अब जो बुक्स लगे उनमें ये होता है कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था, मतलब 10th क्लास की बुक्स के ऊपर आगे फ्रंट पेज पे लिखा कि आपने 9th क्लास में ये पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है इस बुक में, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र अब आगे डिवाइड हो गया 3 टाइप में। 3 टाइप में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बायलेटरल। बाय मीन्स टू, ठीक है, बायलेटरल, बाय मीन्स टू, यूज़ ऑफ बोथ हैंड्स, एक हाथ से काम न बने तो दूसरे से कर लेना, जैसे कि टेढ़ी उंगली से नहीं, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, ये वही बात है। वर्टिकल होती हैं सीधी लाइनें और हॉरिजॉन्टल होती हैं जो लाइनें हमारी नोटबुक के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है, नोटबुक के ऊपर वैसे तो दोनों ही होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में पेज पे जो कि स्केल से हम लाइन लगाते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होती हैं जिन पे हम लिखते हैं वो वाली लाइनें, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है, वर्टिकल हो गया ऊपर की तरफ इशारा कर रही है, मतलब कि हमारी जो नॉलेज है वो अपग्रेड हो रही है, हमारी नॉलेज बढ़ रही है। बट हॉरिजॉन्टल में क्या है कि वो लाइनें कैसे हैं, मतलब ऐसे गिरी हुई लाइनें, ठीक है, टेढ़ी हुई, मतलब सीधी लाइनें हैं नीचे की तरफ। तो इसमें क्या है कि हमारी जो नॉलेज है वो नॉलेज का लेवल जो है वो सेम रह रहा है, मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल को ही आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेटरल एंड सीक्वेंशियल। लेटरल में क्या होता है, जैसा सीखा वैसा ही परफॉर्म कर दिया, ठीक है, और सीक्वेंशियल में क्या, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग की और बढ़ते रहे आगे, जैसे कि प्लस माइनस सीखने के बाद मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर आगे एनालॉजी वगैरह इन पे पहुँचे, ठीक है, तो इस तरीके से। अब आता है लर्निंग डिसऑर्डर, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली आता ही है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये इसी सेशन से आपके 5 नंबर बन जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो देखो लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, न्यूरो डेवलपमेंट, न्यूरो होता है माइंड से रिलेटेड नर्व्स, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से ये डिसऑर्डर्स होते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। पहला है डिसलेक्सिया, लेक्सी यहाँ से देखो, आपको पता है जो लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं, जो डिक्शनरी लिखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी लिखते हैं, यानी कि रीडिंग पढ़ने वाली, फ्लुएंसी, वर्ड कोडिंग। डिक्शनरी में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक आपको वो कैब का पॉइंट मैंने बता दिया कि लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, ठीक है। तो लेक्सिकल क्या होती है, लेक्सिकल लिमिटेशन क्या होती है कि बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, स्पेलिंग नहीं अच्छे से उसको समझ में आती, ठीक है, तो ये होता है। ग्राफिया में क्या होता है, ग्राफ होता है राइटिंग, कैलीग्राफी आपने सुना होगा, अच्छी राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, मतलब अच्छी राइटिंग सीखना। तो ग्राफिया क्या होता है, राइटिंग डिसऑर्डर, पुअर हैंड राइटिंग होती है बच्चे की, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं, ठीक है, और लिखने में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब आगे है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलेशन कहाँ से किस में करते हैं हम, मैथ्स में, तो ये मैथ्स से रिलेटेड डिसऑर्डर है। एक है NVLD, इनकी ना फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, NVLD नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। वर्बल होता है हमारा यानी कि बोलने वाला, और नॉन वर्बल हो गया यानी कि इशारों वाला, ठीक है, सांकेतिक जिसको बोल सकते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी। आगे है APD ऑडिटरी प्रोसेसिंग
डिसऑर्डर या फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऑडिटरी यानी कि लैंग्वेज सुन के ही हम कुछ आगे कॉम्प्रिहेंड करेंगे ना कि क्या समझा हमने। तो इसमें क्या होता है कि समझने में प्रॉब्लम, कि बोली हुई भाषा को स्पेशली जो दूसरा बोल रहा है उसको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, आगे है डिसफ्रेक्सिया। डिसफ्रेक्सिया होती है कि हैंड्स या फिर हमारे अदर बॉडी पार्ट्स की जो मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो नहीं सही होता। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे कि जैसे पलक झपकना या फिर हाथों की मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। जैसे माइंड ने तो पहले वो कर दिया, भाई कोऑर्डिनेट कर दिया उसको कि हाँ ऐसे करनी है मूवमेंट, ऐसे होगी। मतलब ये जो हमारी सारी मूवमेंट्स होती हैं ये माइंड से के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि हम जो कोऑर्डिनेशन होता है वो माइंड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। हम जो हमारी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं वो, जैसे कि आपने देखा होगा किसी को ना वो हो जाता है, लकवा मार जाता है, तो क्या होता है उसकी आंख जैसे पलक झपकती रहती है या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाती है एक आंख। तो क्या होता है कि उसमें कोऑर्डिनेशन में ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविज्म डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, अटेंशन से ही आपको पता लग रहा है कि बच्चा जो है वो फोकस नहीं कर पाता किसी भी चीज़ के ऊपर। एक है ऑटिज़म। ऑटिज़म में क्या होता है, बच्चा ना तो आई कांटेक्ट करेगा, ना ही ज़्यादा सोशल होगा, उसका इंटरेस्ट किस में होगा, जो आसपास उसके चीज़ें होंगी उसमें। ऑटिज़म का एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। आपका एक सीरियल आता था आपकी अंतरा। ठीक है, आपकी अंतरा, उसमें एक बच्ची थी जो ऑटिज़म का शिकार थी। ठीक है, तो वो ऐसे ही थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से के साथ खेलती थी, बस चुपचाप रहती और जो आसपास चीज़ें होती थी वही उसको अच्छी लगती थी। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को बोलते हैं। ये अब का नाम है। ठीक है, अब का नाम है। पहले क्या होता था, हैंडीकैप्ड जो होते थे, मतलब हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, डिसेबल्ड। इसी तरीके से जो मेंटल रिटार्डेशन है उसकी जगह पे अब वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड में कितनी होती है, 50 या 69 से लेके 70 IQ तक होती है माइल्ड, मतलब हल्की फुल्की सी। मॉडरेट पे हो जाती है 35-40 से लेके 50-55 के बीच IQ। सीवियर हो जाती है 20-25 से लेके 30-40। इसमें क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है बच्चे को जब सीवियर होती है। प्रोफाउंड में होता है बिल्कुल ही मंदबुद्धि बच्चा। ठीक है, बिल्कुल ही मंदबुद्धि, 20 से 25 IQ। हो गया ये कंसेप्ट कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, ये तो वैसे तो अलग अलग मतलब थ्योरी करवाई जाती है मोस्टली, लेकिन ये मैंने एक में ही कंबाइन कर दी। और ये जो आता है ये बिहेवियर लर्निंग के अंदर आता है सब कुछ। ठीक है, ये आपके 5 नंबर यहाँ से कवर करता है ये अकेला टॉपिक, और ज़्यादा देर का भी नहीं है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, करना है तो करना है। ठीक है, आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।